एक अदना सा ख्वाब। लघु कथा। ये कहानी श्रीमान दीपक सत्य द्वारा लिखी गई है। कॉपीराइट। एक अदना सा ख्वाब। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2019 दीपक सत्य। इस पुस्तक के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। इस पुस्तक का कोई भी भाग लेखक की लिखित अनुमति के बिना पुनर्प्राप्ति प्रणाली में संग्रहित या किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग, जनसंपर्क द्वारा प्रेषित नहीं किया जा सकता है। भूल चूक। इस किताब में व्याकरण संबंधी कई गलतियां हो सकती हैं। मैंने बहुत प्रयास किए हैं कि कोई गलती न हो, मगर फिर भी गलतियां रह गई होंगी। इसके मुख्य दो कारण हैं। एक तो मैं हिंदी व्याकरण का अच्छा ज्ञानी नहीं हूँ। दूसरा ये कि ह्यूमन एरर कहीं न कहीं असर दिखा ही जाता है। इसलिए आपसे विनती है कि हो सके तो शब्दों पर नहीं, भावनाओं पर ध्यान दें। ये संभव है कि इसमें लिखी कई बातें आपको अच्छी न लगे या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा दें। उसके लिए मैं आपसे पहले से ही माफ़ी मांगता हूं तथा विनती करता हूं कि गुस्सा करने से पहले आप किताब को पूरा पढ़ने व समझने का प्रयास करें। आधी अधूरी जानकारियां केवल समस्याओं को उत्पन्न करती हैं। यदि आप इस किताब को पूरा पढ़ने में व समझने में कामयाब रहते हैं तो आपको मेरी साफ नीयत का एहसास खुद ब खुद हो जाएगा, जिससे आपकी भावनाएं आहत नहीं होंगी। कहानी। एक अदना सा ख्वाब। सबके सब हंस रहे थे। उन्होंने ऐसी अजीब सी बात पहले कभी नहीं सुनी थी। ये बात बहुत ही बचकानी लगती है जब कोई कहता है कि मुझे चांदनी रात में ऐसे सोना है जैसे फिर कभी उठाना ना हो। यही मेरा इकलौता ख्वाब है। सब हंसते हुए बावले हुए जा रहे थे, मगर सलीम को हंसी नहीं आ रही थी। वो सीरियस था, बहुत ज्यादा सीरियस। उसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्टाफ मीटिंग में ये बताकर वो तुंत ख्वाबों की दुनिया में पहुंच गया था। मुझे कहना पड़ेगा कि यह कोई बुरा सपना नहीं है। इसने अपनी औकात के हिसाब से बड़ा ही वाजिब सपना देखा है। एक ऐसा सपना जो इसके बजट में फिट बैठता है। ऑपरेशनल मैनेजर बोला। उसकी बातों से यह स्पष्ट झलक रहा था कि वो अपने चपरासी को उसकी हैसियत समझाते हुए जता रहा था कि उसकी कोई क्लास नहीं है। चापलूसों से भरी महफिल अपने ऑपरेशनल मैनेजर की बात सुनते ही जोर से हंस पड़ी। सलीम उदास होकर पीछे चला गया। उसकी मुस्कान भी जाती रही और जोसेफिन की हंसी भी। उसे अपने घमंडी मैनेजर की यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। सपना बताने का अगला नंबर उसी का था। उसने कोशिश तो पूरी की थी, मगर भावनाओं को रोक न पाए। मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है। एक ऐसा ऑफिस बनाना है जहां कोई भी किसी को भी बेइज्जत न कर सके। जोसेफिन बोली। वाओ, गुड और ग्रेट जैसे शब्द पब्लिक के मुंह से निकलते निकलते रह गए, क्योंकि जोसेफिन का डायरेक्ट इशारा अपने ऑपरेशनल मैनेजर की तरफ था। वही अकड़ू ऑपरेशनल मैनेजर जिससे पंगा लेने की हिम्मत कोई नहीं करता था। इनफैक्ट आज से पहले ऐसी हिमाकत खुद जोसेफिन ने भी कभी नहीं की थी। पता नहीं उस दिन वो अपना आपा कैसे खो बैठी थी। मैनेजर चिढ़ गया और तुरंत ही उठकर बाहर चला गया। उसके जाते ही कुछ लोगों ने इशारे में जोसेफिन को सुपर कहा। मैनेजर पक्का भारतीय था। जिस देश में मामूली चपरासी संभाले नहीं संभलते, उस देश में कोई कर्मचारी अपने घटिया ऑपरेशनल मैनेजर से डायरेक्ट पंगा लेकर भला कैसे अपनी खैर मना सकती थी। ऑपरेशनल मैनेजर ने अपनी पावर का प्रदर्शन करते हुए जोसेफिन को उसकी निम्न हैसियत दिखा दी। मात्र 2 दिनों के अंदर जोसेफिन को कंपनी से निकाले जाने का ऑर्डर हेड ऑफिस से आ गया। कंपनी के नियम के मुताबिक अब इस कंपनी में उसके 15 दिन ही शेष बचे थे। स्टाफ को कायदे में रखने के लिए मैनेजर ने खुद ये बात सबको बताई। ये बात पता चलते ही जोसेफिन की एक ब्राह्मण सहेली ने उसकी कुछ डिटेल्स ली और अपने ज्योतिषी से पूछा कि अचानक इस लड़की की नौकरी क्यों चली गई। ज्योतिषी ने जोसेफिन की डिटेल्स के हिसाब से उसकी जन्म कुंडली तैयार की, जिसका अध्ययन करके उसने बताया कि इस कन्या की कुंडली में शनि नामक ग्रह का आगमन हुआ है, जिसकी वजह से इसके जीवन कष्ट आने शुरू हो गए हैं, जो अगले 7.5 साल तक आते ही रहेंगे।
ईसाई जोसेफिन हर बार अपनी ब्राह्मण सहेली को बैकवर्ड कहकर उस पर हंसती थी। वो इस बार भी हंसना चाहती थी, मगर जीवन में आए इस बड़े कष्ट के कारण वो हंस न पाए। हालांकि उसने इतना जरूर कह दिया कि वो न ही भारतीय ज्योतिष विद्या पर यकीन करती है और न ही विदेशी एस्ट्रोलॉजी पर यकीन करती है। उधर सलीम का तो जोसेफिन को निकाले जाने की खबर सुनकर रोना ही निकल गया। वो अब तक जोसेफिन को थैंक यू तो न बोल सका था, मगर आज उसने हिम्मत जुटाकर उसने सॉरी बोल दिया था। जोसेफिन का मूड खराब था, इसलिए उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। 2 दिन बाद सलीम ने हिम्मत करते हुए चाय के साथ एक पर्ची दी। उसने लिखा था कि आपका ख्वाब शानदार है, वो जरूर पूरा होगा, बस उदासी छोड़कर कोशिशों में जुट जाओ। जोसेफिन ने मैसेज पढ़ा तो अपने मामूली चपरासी पर हंसी आए। आज ये दिन आ गए हैं, चपरासी तुझे मोटिवेट करते फिर रहे हैं, उसने ये शब्द खुद से कहे। जोसेफिन उस वक्त 2 बातें नहीं जानती थी। पहली यह कि सलीम उसे मोटिवेट नहीं कर रहा था। उसने कहीं पढ़ा था कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन एक जैसे शब्द लगते जरूर हैं, मगर इनके मतलब बिल्कुल अलग होते हैं। मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का अर्थ प्रेरित करना निकाला जाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है। मोटिवेशन का वास्तविक अर्थ जबरदस्ती प्रेरित करना होता है तथा इंस्पिरेशन का वास्तविक अर्थ हौसला देते हुए प्रेरित करना होता है। जाहिर है कि ये वास्तविक अर्थ कोई बताता नहीं है, इसलिए यह एक बहुत बड़ा स्कैम है। शैतान अपने दूतों के जरिए इंसानों को मोटिवेट करके उनसे वे काम करवाता है जिन्हें करने की इजाज़त इंसानों की अंतरात्मा नहीं देती है। ये ऐसे गैर जरूरी काम होते हैं जिन्हें करने का मन इंसानों का बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए वे तमाम तरह के बहाने बनाकर उन कामों को करने से बच रहे होते हैं। शैतान अपने दूतों के जरिए इंसानों को मोटिवेट करके वही गैर जरूरी काम जबरदस्ती करवाता है जो असल में शैतान के लिए जरूरी होते हैं। यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि मोटिवेशन का सीधा अर्थ जबरदस्ती करना निकलता है। माँ प्रकृति अपने दूतों को भेजकर इंसानों को उन कामों को करने के लिए इंस्पायर करती हैं जिन्हें करने का संकेत इंसानों की अंतरात्मा खुद देती है। वे ऐसे जरूरी काम होते हैं जिन्हें करने का मन इंसानों का बहुत होता है, मगर किसी कारण वे उन कामों को करने का हौसला नहीं जुटा पा रहे होते। माँ प्रकृति अपने दूतों के जरिए इंसानों को इंस्पायर करके उन्हें वही जरूरी काम करने के लिए हौसला देती हैं जो असल में इंसानों के लिए जरूरी होते हैं। यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि इंस्पिरेशन का सीधा अर्थ हौसला देना निकलता है। मोटिवेशन व इंस्पिरेशन के भेद को भली भांति समझने वाले सलीम ने उस दिन न ही जोसेफिन को इंस्पायर करने का प्रयास किया था और न ही मोटिवेट करने का। वह तो अपना इंसानियत का फर्ज अदा कर रहा था, वही फर्ज जो 2 दिन पहले स्टाफ मीटिंग में जोसेफिन ने उसके लिए अदा किया था। वह तो सिर्फ उसे हिम्मत बंधा रहा था। जोसेफिन दूसरी बात यह नहीं जानती थी कि थोड़ी दूरी पर खड़े सलीम का ध्यान पूरी तरह उसी पर था। लिहाजा जब दुखी जोसेफिन के मुंह से कुछ निकला तो सलीम ने उसे स्पष्ट सुन लिया। अपने दुखों से घिरी जोसेफिन नहीं जानती थी कि उसकी मुंह से निकली बात हूबहू मैनेजर की बात की तरह ही साउंड कर रही थी। नेक सीरत की धनी जोसेफिन की बात का वो मतलब बिल्कुल नहीं था जो कि प्रतीत हो रहा था। इस बात से बेखबर सलीम उदास होकर वहां से चला गया। सलीम को वही लगा जो सब गरीबों व कम पढ़े लिखे लोगों को लगता है। उसे लगा कि जोसेफिन भी खुद को ऊंचा समझती है और उसे नीच समझती है। तुझे भी तो अपनी औकात में रहकर बात करनी चाहिए थी। कम से कम इतना तो सोच लेता कि जोसेफिन मैडम कितना ज्यादा पढ़ी लिखी है। शाम होते होते सलीम ने खुद से यह बात कम से कम 5 बार कही थी। ज्यादातर चपरासियों की तरह सलीम घर के लिए तब निकला जब सारे कर्मचारी चले गए थे। वो पार्किंग में पार्क्ड अपनी साइकिल की तरफ बढ़ा तो देखा कि सिगरेट पीती हुई जोसेफिन उसी का इंतजार कर रही थी। थैंक्स अ लॉट सलीम, कम से तुमने तो मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, बाकी सबको तो लगता है कि मैं गधी हूँ, उदास जोसेफिन बोली। मैडम जी, बाकी सबकी बातों पर आप गौर न करो। हर किसी को अपने आप से मतलब है। कोई हमारे लिए स्टैंड ले या न ले, हमें तो लेना पड़ेगा। यह हमारी जिंदगी मैडम जी, इसे हमें ही संवारना पड़ेगा, बाकी लोग तो बस तमाशा देखेंगे।
सहसा ही सलीम के मुंह से ये शब्द निकले। तुरंत ही उसे ध्यान आया कि उसने भावुकतावश अपनी सुबह वाली हरकत दोहरा दी है। उस ऑलमोस्ट निरक्षर चपरासी ने बहुत ज्यादा साक्षर सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव जोसेफिन मैडम को ज्ञान देने की पुनः कोशिश की थी। अपनी गलती का एहसास करते ही सलीम ने सिर झुकाया और साइकिल लेकर निकल गया। जोसेफिन को उसकी बात तो अच्छी लगी, मगर अंदाज रुड लगा। वो भी अपनी कार में अपने घर के लिए निकल गई। आधे रास्ते सलीम खुद को अपने बड़बोलेपन के लिए कोसता रहा। बाकी आधे रास्ते में उसके मन में दूसरी तरह के ख्याल आने लगे। इतना कुछ तो बोल ही दिया था, जोसेफिन मैडम को सिगरेट छोड़ने के लिए भी कह देता तो अच्छा होता। मुझे उन्हें समझाना चाहिए था कि टेंशन का नाम लेकर सिगरेट तो नामर्द पीते हैं, पर जोसेफिन मैडम तो वैसे भी मर्द नहीं है। फिर भी मुझे उन्हें समझाना चाहिए था। हाँ, मुझे उन्हें कहना चाहिए था कि कैसी पढ़ी लिखी हो जो सिगरेट के पैकेट पर ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकती कि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मुझे उन्हें कह देना चाहिए था। हाँ, मुझे उन्हें कह देना चाहिए, मानना या न मानना उनकी मर्जी, आखिरी जिंदगी उनकी है, पर मुझे कह देना चाहिए था। दिन बीतते चले गए, मगर जोसेफिन सलीम के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। सलीम अपना काम करता रहता था और जोसेफिन खुद को समेटने का प्रयास करती रही। इसी तरह उसका उस ऑफिस में आखिरी दिन भी आ गया। उसने कुछ लोगों को अलविदा कहा और ऑफिस से निकलते हुए सलीम के पास चली गई। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, यदि सपने पूरे करने हैं तो कुछ करना भी पड़ता है, जोसेफिन बोली। उसकी बात सुनकर सलीम हंस दिया। जोसेफिन को बहुत अजीब लगा, मगर न उसने कुछ पूछा और न ही सलीम ने अपने हंसने की वजह बताई। वो चुपचाप ऑफिस से बाहर चली आए। उसे जाते देख सलीम ने दुआ की कि उसके सारे नेक सपने पूरे हो जाएं। जोसेफिन को भी अपना सपना पूरा करना था, मगर वो सच्चाई जानती थी। उसी ने कहा था कि सिर्फ बातें करने से सपने पूरे नहीं होते हैं, लेकिन अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए उसे बहुत सारे लोगों से बातें करनी थी। उसने अपने बिजनेस आइडिया के लिए प्रेजेंटेशन बनाई और अपने खुद के पिता को प्रेजेंटेशन देने से पहले 10 सिगरेट पी ली। जाहिर था कि वो बहुत ज्यादा नर्वस थी। उसके पिता ने बड़े प्रोफेशनल अंदाज में प्रेजेंटेशन सुनी और उसमें ढेर सारी कमियां निकाल दी। जोसेफिन का मूड खराब हो गया, जिसे ठीक करने के लिए उसने 5 सिगरेट्स पी। अगले दिन से उसने नई प्रेजेंटेशंस बनाना शुरू कर दिया। वो प्रेजेंटेशन बनाती गई और उसके पिता उसमें गलतियां निकालते चले गए। 2 महीने बाद उसने वो प्रेजेंटेशन बना ही ली जिसमें उसके पिताजी कोई कमी नहीं निकाल पाए। तब उन्होंने वो बात कही जो हर नए उद्यमी को सुननी पड़ती है, आपकी प्रेजेंटेशन तो एक्सीलेंट है, मगर हम आपके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ये बात हर नए उद्यमी को सुननी पड़ती है। वे बेचारे सदियों से ये कहते आए हैं कि यदि मुझे शुरुआत का मौका ही नहीं मिलेगा तो एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा। नए उद्यमी अपनी जगह सही होते हैं, मगर वे मार्केट का बुनियादी उसूल भूल जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट केवल मुनाफे के लिए करता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो खुद नुकसान उठाकर आपको वो एक्सपीरियंस दिला सके जो सफल उद्यमी बनने के लिए जरूरी होता है। अनेकों बार ऐसा होता है जब धूर्त लोग अपनी बातों के जरिए अमीर लोगों से इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं और भाग जाते हैं। ये भी एक अहम वजह होती है जिसके कारण कोई भी व्यक्ति नए उद्यमी के नए बिजनेस आइडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। कुल मिलकर बात यह है कि हर नए उद्यमी को अपनी जंग अकेले लड़नी पड़ती है। जोसेफिन भी यही कर रही थी, बस उसकी जंग में उसे सिगरेट का साथ मिला हुआ था। वो हर ऑफिस में जाने से पहले हिम्मत जुटाने के लिए सिगरेट पीती थी और हर ऑफिस से निकलकर गम भुलाने के लिए सिगरेट पीती थी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के करोड़ों मूर्खों की तरह जोसेफिन को भी धीमी मौत देने वाली सिगरेट उसकी बेस्ट फ्रेंड लगती थी। उसके पिता एक प्राइवेट बैंक के मैनेजर थे। वे चाहते तो 15 दिनों में उसे लोन दिला सकते थे, मगर वे ये देखना चाहते थे कि जोसेफिन के लिए उसकी कंपनी उसकी एस्पिरेशन है या फिर पैशन है। यही बात को सपनों की भाषा में कहें तो कुछ यूं कहेंगे कि खुली आंखों से सपने तो हर कोई देखता है। उन सपनों को देखकर अपना मूड सेट करके हर कोई सो भी जाता है। इसलिए उन सपनों की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू सिर्फ उस सपने की है जो आपको सोने नहीं देता।
जोसेफिन के पिता देखना चाहते थे कि उनकी बेटी सिगरेट के पैकेट्स को धड़ाधड़ खत्म करने के अलावा क्या कर सकती है। कुछ दिनों बाद वही हुआ जिसका उन्हें अंदेशा था। जोसेफिन के जोश की हवा निकल गई और वो चेन स्मोकर बनने के अलावा कुछ न बन सकी। जाहिर था कि जोसेफिन का हार मान लेना उसे भी उन करोड़ों लोगों की भीड़ का हिस्सा बना गया था जो जागती आंखों से सपने तो देखते हैं मगर वे सपने उनका पैशन नहीं होते। 1 साल बीत गया। जोसेफिन ने किसी नए ऑफिस में नौकरी भी नहीं ली। उसका वजन भी बढ़ गया। घरवाले सिर्फ इस बात से खुश थे कि उसने ड्रग्स लेना शुरू नहीं किया था। हालांकि वो चेन स्मोकर बन चुकी थी। 5 साल पहले जोसेफिन ने MBA खत्म करने के बाद जिस ऑफिस में इंटर्नशिप की थी वहां उसने ऑफिस के स्टार लोगों को स्टाइल से सिगरेट पीते देखा था। वहां पुरुष व महिलाएं दोनों एक साथ सिगरेट पीती थे। यूं तो उसने फिल्म्स में हीरो लोगों को सिगरेट पीते हुए कई बार देखा था मगर वो उनके साथ खुद को लड़कों की तरह एसोसिएट नहीं कर पाई थी। लिहाजा फिल्म्स उसे लड़कों की तरह सिगरेट का आदी नहीं बना पाई थीं। लेकिन जब उसने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऊंची पोस्ट पर काबिज महिलाओं को स्टाइल से सिगरेट पीते देखा तब उसे लगा कि आई कैन डू दिस। बिजनेस वुमेन के स्टाइल को कॉपी करते हुए उसने जो सिगरेट लंच ब्रेक में पीनी शुरू की थी वो धीरे धीरे उसकी आदत बन गई थी। खुशी हो या गम उसे हर हाल में सिगरेट चाहिए ही थी। 6 महीने और बीत गए। उसके घरवालों ने उसे वही बातें कहनी शुरू कर दी जो पूरी दुनिया के ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं। 28 साल की हो गई हो, अब तो शादी कर लो। कुछ साल पहले तक जोसेफिन अपने घरवालों की इस बात पर कहती थी कि डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे करियर बनाना है। मगर अब वो यह नहीं कह सकती थी क्योंकि 1.5 साल से वो बेरोजगार तो थी ही साथ उसने कहीं रोजगार पाने का प्रयास भी नहीं किया था। जैसा आप ठीक समझें। ये जवाब देते हुए पता नहीं क्यों जोसेफिन को रोना आ गया। 1.5 साल पहले से वो लूजर थी मगर आज पहली बार उसने अपने मुंह से यह बात बिना बोले कबूली थी। उस दिन उसने अपनी ब्राह्मण सहेली को मैसेज करके कहा कि उसकी बातें सही थीं। जोसेफिन की ब्राह्मण सहेली ने अपने ज्योतिषी के अलावा भी कई ज्योतिषियों को जोसेफिन की कुंडली दिखाई थी। हर किसी ने शनि की 7.5 की ही बात कही थी। सबने कहा था कि कोई भी युक्ति शनि के प्रभाव को खत्म नहीं कर सकती है। ऐसा कहने के तुरंत बाद सबने कुछ उपाय बताते हुए ये कहा था कि यदि आप मेरे बताए उपाय करो तो शनि का प्रभाव थोड़ा कम जरूर हो सकता है। इसके बाद हर ज्योतिषी अलग अलग तरह के उपाय बताने लगता था जिसे कभी जोसेफिन की ब्राह्मण सहेली अप्रूव नहीं करती थी। वो ग्रहों की चाल को तो मानती थी मगर उसे इस बात का यकीन नहीं था कि हाथ में पहनी अंगूठी एक विशाल ग्रह की चाल को धीमा कर सकती है। उस रात अपनी प्यारी सहेली का मैसेज पढ़कर वो ब्राह्मण लड़की समझ गई कि जोसेफिन ने पूरी तरह हार मान ली ही। वो अफसोस जताने के अलावा कुछ न कर पाई। थोड़ी देर बाद उसने जोसेफिन को शादी के लिए बेस्ट ऑफ लक कह दिया। पिता को छोड़कर सभी खुश हो गए और जोसेफिन के लिए एक जेंटलमैन की तलाश शुरू हो गई। उसे रसोई के कामों की ट्रेनिंग भी देनी शुरू कर दी गई। उसकी सिगरेट की आदत छुड़वाने का भी प्रयास किया गया। वो सबके सामने तो नहीं पीती थी मगर अकेले में वो ज़रूरत से ज़्यादा पी लिया करती थी। यह ऐसा था जैसे वो अपना रोज़ का कोटा पूरा कर रही हो। उसके बाद लड़कों से मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। एक के बाद एक 5 लड़कों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। जो जोसेफिन उसके घरवालों को एंजल लगती थी वही जोसेफिन बाहरी लड़कों को एवरेज लुक्स वाली, ओवरवेट, नॉन कॉन्फिडेंट और नेगेटिव लगती थी। हर रिजेक्शन के बाद जोसेफिन के भीतर का एक हिस्सा खुश होता था और दूसरा हिस्सा उसे ग्रेटर लूजर कहता था। एक रात ऐसी ही एक रिजेक्शन पाकर जब वो लौट रही थी तो उसकी कार ने कहा कि मैं बिना पेट्रोल के 1 मीटर भी आगे नहीं जाऊंगी। जोसेफिन खुद पर हंसी और पैदल ही पेट्रोल लेने चल पड़ी। आधे किलोमीटर के बाद पेट्रोल पंप आ गया। उसने पास के मैकेनिक से कोल्ड ड्रिंक की 2 लीटर वाली प्लास्टिक की बोतल उधार ली और पेट्रोल लेने चली गई। मैडम, हम बोतल में पेट्रोल नहीं देते हैं। अपनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी का हवाला देते हुए पहले कर्मचारी ने जवाब दिया और बाकी सबने भी यही बात दोहरा दी। 10 मिनट तक सबकी मिन्नतें करने के बाद भी जब बात न बनी तो जोसेफिन ने एक कर्मचारी के हाथ में 1000 का नोट रखते हुए कहा कि
2 लीटर पेट्रोल दिला दो और 100 रुपये तुम रख लो। ये बात सुनकर कर्मचारी दोहरा बिदक गया। उसे इस बात का बुरा लगा था कि उसे रिश्वतखोर समझा जा रहा था। इसके अलावा उसे 1000 का नोट देखकर गुस्सा आया था। उसके पास उस दिन 1000 के नोट्स की भरमार थी, मगर 100 के नोट नहीं थे। उसने अपनी दोनों तरह की नाराजगी जाहिर कर दी और चला गया। थोड़ी देर बाद एक कम उम्र का कर्मचारी जोसेफिन के पास आया और बोला कि वहां से 50 रुपये ले आओ, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर वो बोतल लेकर चला गया। युवा कर्मचारी की बातों से राहत पाकर जोसेफिन उस दीवार की तरफ बढ़ी जहां युवा कर्मचारी से इशारा किया था। उसने दीवार के दूसरी तरफ झांक कर देखा तो पाया कि वहां एक छोटी सी चाय की दुकान थी। उसने गौर किया तो पाया कि वहां सलीम चाय बना रहा था। वो चौंक भी पड़ी और उसे सलीम को देखकर खुशी भी हुई। उसने देखा कि सलीम लगातार चाय बना भी रहा था, कांच के छोटे गिलासों में चाय भर भी रहा था, ग्राहकों को चाय के साथ खाने के लिए कुछ खाद्य भी दे रहा था और पैसों का लेन देन भी कर रहा था। वो ये सब इतनी स्पीड से कर रहा था कि जोसेफिन को लगा कि वो रोबोट बन चुका है। जोसेफिन उसके पास पहुंची और उसकी तरफ 1000 का नोट करके बोली, भैया खुले पैसे दे दो प्लीज। सलीम ने बिना उसे देखे नोट पकड़ा और अपना छोटा सा गल्ला चेक किया। मात्र 10 सेकंड में उसे पता चल गया कि अभी उसे पास 1000 के छुट्टे पैसे नहीं है। नहीं है जी, टैक्सी स्टैंड पर पता कीजिए। कहते हुए सलीम ने नोट जोसेफिन को वापस किया। तब उसने उसका चेहरा देखा। अरे मैडम जी, क्या हाल हैं आपके? सलीम ने खुशी से पूछा और तुरंत ही अपने कामों में लग गया। क्या तुम्हें भी निकाल दिया? जोसेफिन ने पूछा। अरे मैडम, शुभ शुभ बोलो। मैं ऑफिस के बाद यहाँ चला आता हूँ। आप ये बताओ कि आपको कितने पैसे चाहिए? लगातार काम करता हुआ सलीम बिना जोसेफिन को देखे बोला। पेट्रोल भरवाना है, उनके पास 1000 की चेंज नहीं है। जोसेफिन ने उत्तर दिया। हाँ, आज सभी लोग 1000 मस 500 ही लेकर आ रहे हैं। कहते हुए सलीम ने अपने गल्ले से 200 के नोट और 2 50 के नोट निकाले और जोसेफिन को दे दिए। उस सड़ू के मुंह पर मारो और पेट्रोल भरवाओ। मुझे आप आते जाते कभी भी लौटा देना। सलीम ने कहकर उसे सलाम किया और स्टोव के ऊपर से चाय नीचे उतारकर कांच छोटे गिलासों में डालने लगा। थैंक यू बोलकर जोसेफिन वहां से तो चली गई, मगर थोड़ी दूर जाकर उसने 10 मिनट तक सलीम को देखा। वो एक मशीन की तरफ लगातार काम भी कर रहा था और अपने कस्टमर्स से बातचीत भी कर रहा था। वो जिस समय उस छोटे टी स्टॉल पर काम कर रहा था, उसे पीक आवर कहते हैं। उस बिजी मार्केट में शाम 7 से 10 के बीच बहुत से लोग चाय पीने के लिए उसके पास आते थे। जोसेफिन ने 50 रुपये युवा कर्मचारी को दिए। उसने बदले में उसे पेट्रोल दिया। उसने कार में पेट्रोल भरा, फिर कर चलाकर उसी पेट्रोल पंप पर आई और 1000 रुपये का पेट्रोल भरवा लिया। घर लौटने से पहले उसने कुछ मिनट तक दोबारा सलीम को देखा। वो अपने काम में व्यस्त था। घर लौटकर भी वो सलीम को भूल नहीं पाए। उसके दिमाग में बहुत ही बातें घूम रही थी। जिस प्रकार हर भारतीय जन्मजात जज होता है, उसी प्रकार जोसेफिन भी जज थी। उसने सलीम को कई तरह से जज किया था। 2 दिन बाद वो सलीम से मिलने उस समय गई जब पीक आवर नहीं था, यानी वो रात के 10:30 बजे सलीम के पास गई थी। उस समय उसके टी स्टॉल पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। 3-4 लोग चाय पीते हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। सलीम एक व्यक्ति के साथ हिसाब किताब कर रहा था। उनकी बातचीत सुनकर जोसेफिन को समझ आया कि सलीम 12 बजे के बाद घर जाता है। अरे आप इस समय? जोसेफिन को देखते ही सलीम के मुंह से निकला। फैमिली के साथ फिल्म देखने निकली थी। फिल्म बुरी थी तो सोचा तुम्हारी चाय ट्राई कर लूं। जोसेफिन ने जवाब दिया। सलीम ने उसे 1 मिनट का इशारा किया और तुरंत ही चाय बनानी शुरू कर दी हुए। साथ ही साथ वो उस आदमी से अपना हिसाब मैच करता रहा जिसके साथ वो पहले से बातचीत कर रहा था। हिसाब खत्म होते ही उस आदमी ने सलीम को 550 रुपये दिए। ये देखकर जोसेफिन को अपनी उधारी याद आ गई। उसने भी 300 रुपये सलीम को वापस दिए।
क्या सल्लू भाई, आज तो नोटों की बारिश हो रही है। क्या करोगे इतने पैसों का? एक कम उम्र का लड़का बोला जो कि मैकेनिक के कपड़ों में बैठा चाय पी रहा था। बहुत दिनों में मेरी नज़र ताजमहल पर है। सोच रहा हूं अब की बार खरीद ही लूं। सलीम ने जवाब दिया तो सब लोग हंस दिए। इन्हें लगता है कि मैं बहुत अमीर हूं और उधर मेरा एक दोस्त कहता है कि मेरे पर साढ़े साती चल रही है। सलीम ने कहा तो जोसेफिन मुस्कुरा दी। वो सोचने लगी कि साढ़े साती की दशा तो उसकी भी चल रही है। तभी वहां बैठे लोग साढ़े साती पर अपना ज्ञान झाड़ने लगे। वे लोग वही बातें दोहरा रहे थे जो पंडितों व ज्योतिषों ने उन्हें बताई थी। थोड़ी देर बाद सलीम ने जोसेफिन को चाय उस कप में दी जो वो अपने एलिट कस्टमर्स के लिए अलग से रखता था। चाय की पहली चुस्की लेते ही जोसेफिन खुश हो गई। ठीक उसी समय पेट्रोल पंप पर काम करने वाला एक 40 वर्षीय इंसान आया, जिसे सलीम समेत सभी ने नमस्कार पंडित जी कहा। इससे पहले कि जोसेफिन सलीम की चाय की तारीफ करती, वहां बैठे एक व्यक्ति ने उन पंडित जी से शनि की साढ़े साती के बारे में पूछा। मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं, मगर अंधविश्वासों को नहीं मनाता हूं। यही बात तुम लोगों को भी कहता हूं। पंडितों और ज्योतिषों के हाथों मूर्ख बनना बंद करो और उनसे सवाल करना शुरू करो। जब वे तुम्हें कहें कि शनि मंदिर में शनिवार के तेल चढ़ाकर शनि का प्रकोप शांत होता है, तब उनसे पूछो कि शनिदेव हफ्ते के बाकी दिन कहाँ गायब रहते हैं। पंडित जी बोले और सब हंस दिए। सलीम ने उन्हें चाय दी और पंडित जी ने तुरंत ही गर्म चाय की चुस्की ली। पंडित जी अपने अनूठे ज्ञान के अलावा गर्म चाय को तेजी से पीने के लिए भी मशहूर थे। वे हर काम बड़ी स्पीड से करते थे। फिर उनसे पूछो कि यदि कई महीनों तक हर शनिवार को शनि मंदिर में एक छोटी थैली तेल चढ़ाने से बात बनती है, तो क्या मैं किसी एक शनिवार को 10 लीटर तेल एक ही बार चढ़ा दूं? ताकि जो बात कुछ महीनों में बनने वाली है, वो एक ही दिन में बन जाए। पंडित जी फिर बोले और सब फिर हंसे। अब की बार जोसेफिन भी हंसी। उसे पंडित जी की बातों के साथ साथ उनके चाय पीने का अंदाज भी अनूठा लग रहा था। इतने में पंडित जी ने गर्म चाय के 2 घूंट तेजी से फिर से पी लिए। तो क्या ये सब झूठ होता है? जोसेफिन ने पूछा। अरे मैडम जी, ना ही कुछ झूठ है ना ही कुछ सच है। बात सिर्फ इतनी सी है कि लोग अपना दिमाग लगाते हैं या नहीं। मैं वर्षों से अपना दिमाग लगा रहा हूं, इसलिए मैं सच जानता हूं। ये लोग सिर्फ सुनी सुनाई आगे बकते जाते हैं। कहकर पंडित जी ने फिर से चाय पी। लेकिन मेरे बारे में आपकी बात सच साबित नहीं हुई। आपने कहा था कि जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि का आना होता है, उस इंसान को उसके जीवन का मकसद मिल जाता है। मगर मैं तो अभी भी आपके लिए चाय बना रहा हूं। सलीम बोला। बेटा, पहली बात तो ये कि तूने मुझे दक्षिणा तो दी नहीं है, तो तू मुझसे सवाल कर ही नहीं सकता। बिना दाम दिए मुझसे जवाबदेही की उम्मीद करना गलत है। अरे भाई, जिन पंडितों, मौलवियों, बाबाओं और ज्योतिषों को तुम दक्षिणा देते हो, जिनके पैरों में तुम गिरे रहते हो, तुम्हें सवाल उनसे करने चाहिए, मगर उनसे तो तुम सवाल करते नहीं हो। अरे भाई, जिन्हें दाम देते हो, जवाबदेही उन्हीं की बनती है। क्यों मैडम जी? पंडित जी ने सलीम को फटकार लगाते हुए सबको सुनाया। सबने तुरंत सहमति जता दी। सलीम शर्मिंदा हो गया, जो जोसेफिन को अच्छा नहीं लगा। उधर पंडित जी ने आखिरी घूंट भरा और सलीम को पैसे देकर जाने लगे। मगर आपकी जुबान का भी तो कोई मोल होगा, क्योंकि आप तो रिसर्च करके ही कोई बात बोलते हो। जोसेफिन के मुंह से ऑटोमेटिकली निकला। जोसेफिन की बात सुनकर पंडित जी को झटका लगा। उन्हें लगा कि वे किसी तार्किक व्यक्ति से बात कर रहे हैं। मैडम जी, सलीम की कुंडली में तो शनि की सिर्फ साढ़े साती चल रही है, जो सिर्फ 7.5 साल तक रहती है, मगर मेरी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, जो 22 साल तक रहती है। बाकी ज्योतिष आपको शनि के नाम से डराते हैं, जबकि सच ये है कि शनि की दशा आने पर इंसान के वे काम छूट जाते हैं जो करना उन्हें पसंद नहीं होता। शनि की दशा आने पर यदि इंसान अपनी पसंद का काम करने निकले तो उसे बड़ी तेजी से सफलता मिलती है। यानी इसका मतलब यह निकलता है कि यदि हम दोनों प्रयास करें तो हमें हमारे जीवन का असली मकसद भी मिल सकता है और हम कामयाब भी हो सकते हैं।
मगर मैं पेट्रोल पंप पर फंसा हूँ और यह इस दुकान में, तो क्या इससे मेरी बात झूठ साबित हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे झूठा साबित करने से पहले आपको हम दोनों से पूछना चाहिए कि क्या हमने खुद से पूछा कि हमारा क्या करने का मन है? यदि पूछोगे तो जवाब आएगा कि नहीं, हमें सोचने का वक्त ही नहीं मिला। यानी न हम खुद को तलाश रहे हैं और न ही जीवन में कुछ नया कर रहे हैं, फिर हालात कैसे बदलेंगे? इतना कहकर पंडित जी चले गए। सलीम और बाकी लोग हेमशा की तरह पंडित जी को पागल कहकर हंसने लगे, मगर जोसेफिन सोच में पड़ गई। एक व्यक्ति ने सलीम को इशारा करके जोसेफिन की स्थिति बताई तो सब हंसने लगे। सलीम ने बताया कि पंडित जी की बातें जो पहली बार सुनता है वो उन्हें महाज्ञानी ही समझता है, मगर धीरे धीरे पता लगता है कि वो थोड़े खिसके हुए हैं। जोसेफिन ने सलीम की बात मान ली और चाय पीने लगी। 9 से 6 ऑफिस, 6 से 12 यहाँ पर, तुम्हारे पास पर्सनल समय कहाँ है? आधा कप चाय पीने के बाद जोसेफिन ने सलीम से वो सवाल पूछा जो उसके दिमाग में अभी अभी आया था। क्या बात कर रही हो जोसेफिन मैडम? अखबार डालकर 7 बजे तक फ्री हो जाता हूँ। उसके बाद पूरे 2 घंटे होते हैं मेरे पास। सलीम ने ऐसे कहा जैसे उसकी लाइफ में आराम ही आराम हो। तो तुम अखबार भी डालते हो? तो सोते कब हो? बुरी तरह चौंकते हुए जोसेफिन ने पूछा। तो यहाँ से जाकर मैं क्या करता हूँ? 4:30 बजे तक दबाकर नींद लेता हूँ, सलीम ने फर से कैजुअली उत्तर देते हुए कहा, मानो उसकी तरह सभी लोग केवल 4 घंटे ही सोते हो। और मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में दिक्कतें हैं, जोसेफिन के मुंह से निकला। उसके चेहरे से वो खुशी गायब हो गई थी जो टेस्टी चाय पीने से मिली थी। तभी 2 नए ग्राहक आए और सलीम फिर से व्यस्त हो गया। सलीम के ठीक पीछे चांद निकल रहा था। उस चांद को देखते हुए जोसेफिन को सलीम का सपना याद आ गया। मैं चांदनी रात में ऐसे सोना है जैसे फिर कभी उठाना न हो। तब जोसेफिन को सलीम के उस अदने से सपने का महत्व समझ आया। चांदनी रात में बेतकल्लुफ होकर सोने के पीछे उसकी मंशा एक दिन के लिए भरपूर नींद लेने की थी। ये छोटी सी इच्छा जो पिछले कई सालों से पूरी नहीं हुई थी। सलीम सच में मशीन बन चुका था। जोसेफिन भावुक हो गई। तो तुम अपने पर्सनल टाइम में क्या करते हो? जोसेफिन ने इस उम्मीद में पूछा कि सलीम 7 से 9 के बीच में कुछ तो ऐसा करता होगा जो उसमें सारा दिन मशीन की तरह काम करने लायक पॉजिटिव ऊर्जा भरता होगा। मैं पढ़ाई करता हूँ। बिना पढ़े तो बड़ा आदमी बना नहीं जा सकता। जमाने के साथ चलने के लिए पढ़ाई करनी ही पड़ती है, जोश के साथ सलीम बोला। उसके भीतर यह जोश 10वीं पास करने के बाद पनपा था। ये सुनकर जोसेफिन को कुछ याद आ गया। वह रुआंसी होकर वहां से चली गई। उसे याद आ गया था कि ऑफिस के आखिरी दिन उसने सलीम से कहा था कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, यदि सपने पूरे करने हैं तो कुछ करना भी पड़ता है। उसने यह बात उस इंसान से कही थी जो 18 घंटे मशीन की तरह काम करता चला जाता है और 2 घंटे पढ़ाई भी करता है। भारतीयों को और कुछ ज्ञान हो या ना हो, इतना ज्ञान जरूर है कि बच्चे फ्री में पैदा हो जाते हैं। यही वजह है जो वासना और वंश का बहाना देकर लोग यौन संबंध बनाते चले जाते हैं और बच्चे पैदा करते चले जाते हैं। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं होती कि हर बच्चे को बेहतरीन बचपन मिलना चाहिए। वे इस बात पर भी गौर नहीं करते कि यदि उन्हें कुछ हो जाए तो बच्चों का क्या हाल होगा। सलीम के पैदा होने पर घरवालों को वंश बढ़ाने वाला सपूत तो मिल गया था, फिर भी सलीम के माता पिता ने 3 बेटियों को जन्म दिया था। ये संख्या आगे भी बढ़ सकती थी यदि सलीम के शराबी पिता का लीवर डैमेज न होता। यूं तो हमेशा ही पहली संतान वक्त से पहले मैच्योर होने लगती है, लेकिन यदि पहली संतान ऐसा बेटा हो जिसके सिर पर बाप का साया न हो और उसे एक माँ और 3 बहनों का पेट पालना हो तो वो वक्त से बहुत पहले ही मैच्योर हो जाता है। सलीम 7 साल की आयु से काम कर रहा था। सरकारी स्कूल में पहली कक्षा पास करने के बाद उसे एक ढाबे पर बर्तन मांजने का काम मिल गया था। यूं तो उसकी माँ भी उसी ढाबे के किचन में काम करती थी, मगर 3 साल बाद उन्हें दमे की बीमारी हो गई, जिसके बाद वे धुएं वाली जगह पर काम नहीं कर पाती थी।
वे झाड़ू पोछा करने लगी थीं। सलीम जब 13 साल का हुआ तब एक सरकारी अफसर की नज़र उस पर पड़ी। उसने ढाबे के मालिक को कानून सिखाया और ढाबे के मालिक ने सलीम को ढाबे से बाहर जाने का रास्ता दिखाया। उसके बाद सलीम कई तरह के काम करता आ रहा था। 15 साल की आयु में उसे पढ़ाई का महत्व समझ में आया था। तब से लेकर अब तक वो कमाई के साथ साथ खुद भी पढ़ रहा था और अपनी बहनों को भी पढ़ा रहा था। 32 साल के सलीम ने 10वीं पास कर ली थी। उसे यकीन था कि अगले 8-10 सालों में वो ग्रेजुएशन भी कर लेगा। मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। शैतान पहले से अमीर आदमी को मोटिवेट करके और अधिक पैसा कमाने को बोलता है। वो अमीर आदमी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में प्रवेश करके उस मोटिवेशन को अपने मैनेजर्स में भरता है। मैनेजर्स उस मोटिवेशन को अपने हर स्तर के एम्प्लॉयज़ में भरते हैं। वे सब मिलकर नशा करते हुए अपना जीना भी हराम करते हैं और आम जनता को अपने ग्राहक बनाकर उनका जीना भी हराम करते हैं, ताकि कंपनी के पहले से दौलतमंद मालिकों को और ज़्यादा दौलत मिल सके। ये सब मोटिवेशन से होता है। यानी मोटिवेशन एक नेगेटिव भावना है, इंस्पिरेशन एक पॉजिटिव भावना है। इंस्पिरेशन कोई दे नहीं सकता है, इंस्पिरेशन व्यक्ति खुद लेती है। इंस्पिरेशन व्यक्ति की अंतरात्मा से जुड़ी होती है। वही अंतरात्मा जो हमेशा व्यक्ति के सच्चे भले की बात करती है। यानी इंस्पिरेशन वो भावना है जो व्यक्ति को सच्ची खुशी पाने के लिए हौसला देती है। लगभग 1.5 साल पहले सलीम ने मुंह से कहकर जोसेफिन को डायरेक्ट हौसला देने की कोशिश की थी। आज सलीम ने जोसेफिन को अपने बारे में बताकर इनडायरेक्ट हौसला भी दिया था और पुनः प्रयास करने के लिए इंस्पायर भी किया था। सलीम ने इंस्पिरेशन दी नहीं थी, बल्कि जोसेफिन ने उससे इंस्पिरेशन ली थी। शैतान अपने गुलामों को मोटिवेशन का डोज टाइम टू टाइम देता रहता है, क्योंकि इसके बिना व्यक्ति उसके रास्ते पर चलना बंद कर देंगे। माँ प्रकृति को किसी व्यक्ति को बार बार इंस्पायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो व्यक्ति एक बार इंस्पायर हो जाता है, वो सदैव इंस्पायर ही रहता है। घर लौटकर जोसेफिन ने अपना लैपटॉप निकाला और अपनी बनाई पुरानी प्रेजेंटेशंस को दोबारा पढ़ा। उसे उनमें कोई कमी नहीं लगी, उल्टा वो उन्हें पढ़कर खुश हो गई। पिताजी ने देखा 3 घंटों से जोसेफिन के बेडरूम की लाइट्स तो जगी हुई है, मगर सिगरेट का धुआं एक बार भी बाहर नहीं निकला। उन्हें लगा कि जोसेफिन लाइट जगाकर ही सो गई हैं। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो जोसेफिन ने कम इन कहा। पिताजी अंदर गए तो पाया कि जोसेफिन अपनी डायरी में कुछ नाम लिख रही थी। उन्होंने अपनी बेटी के चेहरे पर वही जोश देखा जो उन्होंने MBA में एडमिशन लेते हुए अपनी बेटी के चेहरे पर देखा था। आर यू ओके? पापा ने पूछा। यस, कहते हुए जोसेफिन के दिमाग में कुछ आया। वो आने पापा के पास गई और उन्हें पूछा कि जिस लड़कों से मुझे शादी के सिलसिले में मिलना पड़ता है, यदि मैं उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन दिखाऊं तो क्या आपको शर्मिंदगी होगी? डिपेंड करता है कि आपका मकसद क्या है, पापा ने पूछा। मैं उन पर प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। मैं कॉन्फिडेंस खो चुकी हूँ। किसी बड़े आदमी से मिलने से पहले कॉन्फिडेंस वापस पाना चाहती हूँ। सरलता से जोसेफिन ने अपनी बात कही तो पापा को हंसी आ गई। इट्स अ ग्रेट आइडिया, वे नमूने किसी काम तो आएंगे। कहते हुए पापा काफी देर तक हंसते रहे। अगर लो कॉन्फिडेंस के कारण मेरी बेटी सिगरेट पीना भूल सकती है, तो मैं दुआ करता हूँ कि तुम हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट ही रहो। ये शब्द कहते हुए भावुक पिता ने पूरे 4 बजे अपनी बेटी को गुड नाइट कहा। तब जाकर जोसेफिन को याद आया कि जब से वो सलीम से मिलकर लौटी है, तब से उसने सिगरेट नहीं पी थी। ये चमत्कार कैसे हुआ था, यह उसे बिल्कुल नहीं पता था। मगर भ्रमकाल की उस बेला में जोसेफिन को ये समझ आ गया था कि उसे सिगरेट की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया जो उसने अपनी ब्राह्मण सहेली उसी समय मैसेज किया कि वो मैदान-ए-जंग में लौट आई है। सहेली ने उसका मैसेज सुबह 9 बजे पढ़ा और वो 11 बजे उससे मिलने पहुंच गई। जोसेफिन ने उसे कल रात की सारी घटना डिटेल में बताई। सहेली को जोसेफिन के लिए जितनी खुशी हुई, उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग उसे पंडित जी की बातें लगी। वो पागल इंसान नहीं है। मुझे तो अभी से उनकी बात सच लग रही है।
तू अपना बिजनेस करना चाहती थी, तेरी जन्म कुंडली में शनि का आना हुआ और तेरी जॉब चली गई। सहेली बोली, पंडित जी ने ये भी तो कहा था कि यदि व्यक्ति अपना मनपसंद काम करे तो शनि उसे कामयाबी दिलाता है। मगर मैं तो कामयाब नहीं हुई। जोसेफिन ने अपना सच बताया। तो सकता है कि जब तुम्हें कामयाबी मिलने वाली थी तभी तुमने प्रयास करने छोड़ दिए थे। सहेली ने अपना आंकलन बताया। ये सुनकर जोसेफिन सोच में पड़ गई। तू कहना क्या चाहती है? जोसेफिन ने इरिटेट होते हुए पूछा। सिर्फ इतना कि इस बार जीतने तक लगी रहना। अगर शनिदेव का साथ मिला तो ज्यादा बड़ी जीत होगी, अगर साथ न मिला तो छोटी जीत होगी, बस जीतने तक लगी रहना। कहकर सहेली ने जोसेफिन को लगे से लगा लिया। जोसेफिन को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जोसेफिन उसके बाद कुल 4 लड़कों से मिली। थोड़ी इधर उधर की बातें करके जैसे ही लड़के पूछते कि तुम क्या करती हो, वैसे ही जोसेफिन अपना लैपटॉप निकाल लेती और उन्हें प्रेजेंटेशन देने लगती। पहले 3 लड़के तो ऐसे भागे कि उन्होंने पलटकर नहीं देखा, मगर चौथे लड़के को उसकी प्रेजेंटेशन जबरदस्त लगी। माँ प्रकृति की सोच हम इंसानों से बहुत ज्यादा बड़ी होती है। वे एग्जैक्टली जानती हैं कि किस व्यक्ति से मिलकर हमारा कौन सा काम पूरा होगा। हमें सही लोगों से मिलाने के लिए माँ प्रकृति को बहुत सारी व्यवस्थाएं सही बिठानी पड़ती हैं। कई बार इन व्यवस्थाओं को बिठाने में वक्त लग जाता है, तब हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें अपनी इच्छाओं पर अड़े रहना है। बाकी का काम माँ प्रकृति पर छोड़ दो। जोसेफिन जिस चौथे लड़के से शादी के संदर्भ में मिली थी, उसे भी अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी थी, लेकिन उसकी समस्या वही थी जो ज्यादातर गरीब भारतीयों की होती है। उसे जॉब के कारण कुछ और करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। लिहाजा न उसके पास कोई क्रिएटिव आइडिया था और न ही उसके पास ऐसे लोग थे जिनके पास क्रिएटिव आइडियाज हों। लेकिन उसके पास एक एंजल इन्वेस्टर था। उस लड़के को जोसेफिन में अपनी भावी लाइफ पार्टनर तो नजर नहीं आए, मगर उसे जोसेफिन में अपनी भावी बिजनेस पार्टनर जरूर नजर आ गई। उसने इन्वेस्टर से मिलवाने के बदले जोसेफिन से 10% पार्टनरशिप मांगी। जोसेफिन ने पापा से सलाह करके डील डन कर दी। उस एक लड़के ने उसे कुल 4 एंजल इन्वेस्टर दिलवाए। खूब सारा पैसा आने के बावजूद जोसेफिन ने पिताजी की सलाह के मुताबिक छोटे से ऑफिस से शुरू किया। दूसरों की कंपनी में सेल्स करने से आपके भीतर के बिजनेस पसंद को कोई लाभ नहीं होता। इसलिए जब भी शुरुआत करो, छोटे से करो, ताकि आपके भीतर के बिजनेस पसंद को सतह पर आने का मौका मिले। यदि छोटे बिजनेस में आप लोग मुनाफा निकाल लेते हो, तब आप बड़े कदम लेने में सक्षम बनते हो। पापा ने अपने अनुभव की सारी कमाई इन शब्दों में डालकर अपनी बेटी को दी थी। 2 पार्टनर्स ने एक छोटे से फ्लैट में अपनी कंपनी शुरू की। जब एम्प्लॉयज रखने की बात आई तो जोसेफिन ने अपने जानकारों की एक लिस्ट बनाई जिसमें 2 नाम ऐसे थे जिन्हें पढ़कर उसके पार्टनर को बड़ी हैरानी हुई। जोसेफिन 10वीं पास सलीम को उसकी मेहनत के लिए और पेट्रोल पंप कर्मचारी पंडित जी को उनके मुंहफट व्यक्तित्व के लिए अपनी टीम में लेना चाहती थी। जिस तरह उसे यकीन था कि सलीम से ज्यादा शिद्दत से मेहनत कोई नहीं कर सकता, उसी तरह उसे यकीन था कि पंडित जी से बेहतर क्वालिटी टीम को हैंडल कोई नहीं कर सकता। जोसेफिन ने दोनों को अपनी टीम में काम करने का ऑफर दिया। सलीम ने तुरंत ही मना कर दिया, मगर पंडित जी ने सोचने का समय मांगा। 1 हफ्ते बाद पंडित जी ने ये कहकर मना कर दिया कि ग्रहों की चाल बताती है कि 6 महीने बाद ही मेरा आपकी कंपनी ज्वाइन करना सही रहेगा। केवल तभी मैं आपकी कंपनी को ग्रो करने में मदद कर पाऊंगा। जोसेफिन को ये सुनकर थोड़ा अफसोस तो हुआ, मगर उसे इस बात की तसल्ली थी कि पंडित जी 6 महीने बाद उनसे जुड़ जाएंगे। जोसेफिन को मना करने के बाद पंडित जी सलीम से मिले और उसे खूब डांटा। जब तक सलीम 30 साल पर था तब तक उसे पंडित जी की बातें पागल की बातें लगती रहीं, मगर घर वापस जाते हुए उसे समझ आया कि 10वीं पास आदमी को सेल्स टीम में कोई नहीं लेता। जोसेफिन उसके टैलेंट की कद्र कर रही थी। घर पहुंचकर उसने मन बना लिया कि नौकरी छोड़ देगा। साधारण चपरासी के लिए कंपनी के रूल्स सख्त नहीं थे, इसलिए सलीम को नौकरी छोड़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। सलीम ने अपनी पुरानी नौकरी डरते डरते छोड़ी थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जोसेफिन कामयाब होगी या नहीं।
नई नौकरी ज्वाइन करते ही उसने अपनी आदत के मुताबिक पूरी शिद्दत से अपना काम करना शुरू कर दिया। छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते रहे मगर इंस्पिरेशन से भरी जोसेफिन हर मुश्किल से सीखती रही। वो खुद भी आगे बढ़ती गई और अपनी कंपनी को भी आगे बढ़ाते चली गई। 2 साल बाद उसने कोई बड़ा कारनामा तो नहीं किया था, मगर उन्होंने इतनी कमाई जरूर कर ली थी कि जिस किराए के फ्लैट को वे ऑफिस कहते थे, उन्होंने उस फ्लैट को खरीद लिया था। मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में यही बुनियादी अंतर होता है। मोटिवेशन ओस की बूंदों के समान आती है और जरा सी गर्मी पाते ही उड़ जाती है। मोटिवेशन परमानेंट नहीं होती है। इंस्पिरेशन वो हवा है जो निरंतर बहती रहती है। उसके राह में तमाम रोड़े हों तब भी वो रास्ता खोजकर बहती चली जाती है। जी हाँ, इंस्पिरेशन परमानेंट है। मोटिवेशन जो खत्म हो जाती है, जबकि इंस्पिरेशन वक्त के साथ बढ़ती चली जाती है। 10वीं पास सेल्स एग्जीक्यूटिव सलीम के नए बॉसेस उसकी परफॉर्मेंस से इतना खुश हुए कि उन्होंने उसे कंपनी में 1% हिस्सेदारी भी दी। जिस दोपहर को दफ्तर खरीदने की पार्टी दी जा रही थी, उसी शाम को जोसेफिन ने सलीम को धन्यवाद देने के बाद ऑर्डर दिया कि अब से वो मशीन वाला जीवन नहीं जिएगा। वो ऑफिस के बाद केवल पढ़ाई करेगा। सलीम ने कोशिश तो बहुत की मगर वो अपने आंसू छिपा ना सका। जोसेफिन उसकी दशा समझ सकती थी, इसलिए उसने उसे उसके हाल पर छोड़ा और चली गई। बरसों बाद सलीम शाम के समय अपने घर पहुंचा। उसने अपने मोहल्ले और घर को बरसों बाद ढलते सूरज की रोशनी में देखा। उसे वो सब बड़ा अजीब लगा। वो काफी देर तक अपने मोहल्ले को देखता और निहारता रहा। अचानक उसकी नज़र आसमान में गई। दिन में ही बड़ा सा चांद नजर आ रहा था। तुरंत ही उसके दिमाग में विचार आया कि रात के समय ये चांद कितना खास लगेगा। माँ बेटे ने एक साथ खाना खाया। उसके बाद माँ ने बड़े गर्व से अपनी तीनों शादीशुदा बेटियों को फोन करके बड़े भैया की तरक्की की खबर सुनाई। सब बहुत खुश हुए। लगभग 9 बजे माँ को गुड नाइट बोलकर सलीम छत पर आ गया। पूर्णिमा को अभी 2 दिन बाकी थे, मगर चांद की रोशनी हर जगह फैली हुई थी। सलीम ने तेजी से मच्छरदानी लगाकर बिस्तर सेट किया और चांद को लेटकर देखने लगा। मैं अपना सपना जी रहा हूँ, ये सोच सोचकर उसे 2 घंटे तक नींद ही नहीं आई। जब नींद आई तो वो सुबह 7 बजे तक सोता ही रहा। उस रात उसे बड़ी ही अच्छी नींद आई। सलीम से इंस्पिरेशन पाकर और एक अनजान लड़के को अपना बिजनेस पार्टनर बनाकर जोसेफिन ने अपना वो बड़ा सा सपना पूरा कर लिया था, जिसे देखना उसने छोड़ दिया था। अपर मिडिल क्लास घर की उस लड़की के पास खुद की एक कंपनी थी। ऐसी कंपनी जहां कोई भी दूसरे व्यक्ति का अपमान नहीं कर सकता था, चपरासी का भी नहीं। एक कंपनी का साधारण एम्प्लॉय जोसेफिन नामक अनजान लड़की की मदद पाकर एक कंपनी का शेयर होल्डर बन गया। उस गरीब घर के लड़के ने जॉब के साथ साथ स्मार्ट वर्क करते हुए अमीर बनने का जो सपना देखा था, वो पूरा हो गया था। उसी जोसेफिन की मदद पाकर सलीम एक मामूली चपरासी से एक सुपर सेल्स एग्जीक्यूटिव बन गया था, जिसके बाद उसने अपना वो मामूली सा वो सपना पूरा कर लिया था जो बचपन से अधूरा था। पंडित जी जैसे भले मानस को मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी मूर्ख मानता था। उनकी आंखों ने अक्सर यह सपना देखा था कि कोई तो ऐसा इंसान होगा जो उसे सच बोलने से नहीं रोकेगा। जोसेफिन के कारण पंडित जी का भी सपना पूरा हुआ और उन्हें एक ऐसे संस्थान में काम करने का मौका मिला जहां कोई उन्हें सच कहने से रोकता नहीं था, उल्टा उन्हें वे लोग सच बोलने के ही पैसे देते थे। ऐसी ही किसी घटना को देखकर किसी प्यारे से इंसान ने कहा होगा कि कर भला सो हो भला। उसके बाद सब हमेशा खुश व तंदुरुस्त रहे। समाप्त। कृपया इस कहानी को रिव्यू अवश्य करें और उचित रेटिंग भी दें। धन्यवाद। वैश्विक अनुरोध। समाज एक अजीब से दौर से गुजर रहा है। सभी को हर समस्या का समाधान हिंसा नजर आने लगी है, फिर चाहे वो हिंसा जुबानी हो या शारीरिक। माफी जैसे शब्द कमजोरों के पास ही रह गए हैं। परिणामस्वरूप मानव इस सुंदर पृथ्वी को खात्मे के कागार पर ले आए हैं। ऐसे में मुझे कुछ तो करना था। मुझे माँ प्रकृति से खोजने का गुण और लिखने का गुण मिला है, लिहाजा मैं खोजने और लिखने लगा।
यदि आपने मुझे पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे कि मेरा लेखन मानवता के लिए होता है। मैं जीवन से जुड़ी समस्याओं के वास्तविक और पक्के हल ढूंढता हूँ, फिर उन्हें कविता, कहानी, लेख और उपन्यास के माध्यम से आपके सामने लाता हूँ। मैं मुख्यतः हिंदी में लिखता हूँ और अंग्रेजी में अनुवाद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने उद्देश्य में कितना सफल रहा, यह आपकी मदद ही बताएगी। मुझे तो यही लगता है कि मैं सही जा रहा हूँ। यदि आप मेरे शब्दों से खुद को जोड़ पाए हो तो संभवतः आपको ऐसा बहुत कुछ मिला होगा जिससे आप अपने जीवन में बेहतर व सकारात्मक परिवर्तन ला सकोगे। यदि आपको मदद मिली हो और यदि आपको मेरी रिसर्च पसंद आई हो तो कृपया मेरे भले की दुआ करें। यदि आपका मन मुझे आर्थिक सहायता के रूप में धन्यवाद करने का हो तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि जहां धन लगता है वहां केवल धन ही लगता है। बस ये ध्यान रखें कि यदि मन हो तो ही मदद करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार ही मदद करें। मन से दिया 1 रुपया कमाल कर जाता है और बेमन से दिया 1 करोड़ व्यर्थ चला जाता है। उम्मीद है आप मेरी इन बातों का सम्मान अवश्य करेंगे। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मन और सामर्थ्य होने पर ही आर्थिक सहायता करें। यदि आपका बार बार मन करे और हर बार आप में सामर्थ्य हो तो आप बार बार आर्थिक सहायता दे सकते हैं। मैं आपके सच्चे सुख और लंबे समृद्ध जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप इसके माध्यम से दान कर सकते हैं। https://www.patreon.com/deepak परिचय। दीपक एक आत्मीय लेखक हैं जो अब तक जनवरी 2024 18 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं। दीपक अपने लेखन के माध्यम से समाज निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं। इनमें 11 उपन्यास हैं। वरदान 1 द अल्टीमेट बून 2017, मेरे अपने एक शशिश डोंट टेल एनीवन 2018, जी को सोचो 1 हु विल बी द विनर 2018, पृथ्वीस में एक डीड्स ऑफन कम बैक 2018, आखिर तक एक लेट्स स्टार्ट द रेस 2018, आज़ादी एक बिफोर मैरिज 2019, साथी 2019, तरक्की एक लेट्स फाइंड द रियलिटी 2019, गोबर मोहल्ला एक माइंड योर फीट 2021, पृथ्वीस में 2 इट एंड्स व्हेन यू एंड इट 2021, लव की घंटी एक यू कांट डिसाइड व्हेन इट रिंग्स 2024, साथ में 2 लघुकथा पुस्तकें हैं। जिंदगी का सीधा प्रसारण 1 2018, जिंदगी का सीधा प्रसारण 2 2020, उनका एक काव्य संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है। इश्क जीवन सपने हकीकत और मैं एक 2020, उन्होंने गैर कथा साहित्य में न्यू लॉजिक्स इन द मार्केट नामक सीरीज के अंतर्गत अब तक 4 किताबें लिखी हैं। सफ़ेद किताब एंड फॉल द ब्राइटर साइड 2020, क्या आप नशे के बारे में ये जानते हैं? ऑल हिडन क्वेश्चंस 2019, स्वत नशा मुक्ति ह्यूमन ओनली लिव वंस 2019, क्या आप शिक्षा के बारे में ये जानते हैं? डिस्कवर योरसेल्फ 2020, दीपक की किताबों व लघु कथाओं का अंग्रेजी में अनुवाद होना शुरू हो गया है। डू यू नो दिस अबाउट इंटॉक्सिकेशन? ऑल हिडन क्वेश्चंस 2021, वास्तविक रचना क्या आप नशे के बारे में ये जानते हैं? ऑल हिडन क्वेश्चंस 2019, वरदान 1 द अल्टीमेट बून 2023, वास्तविक रचना वरदान 1 द अल्टीमेट बून 2017, डू यू नो दिस अबाउट एजुकेशन? डिस्कवर योरसेल्फ 2023, वास्तविक रचना क्या आप शिक्षा के बारे में ये जानते हैं? डिस्कवर योरसेल्फ 2020, द व्हाइट बुक अनफोल्ड द ब्राइटर साइड 2024, वास्तविक रचना सफ़ेद किताब अनफोल्ड द ब्राइटर साइड 2020, जको SONCHO1 हु विल बी द विनर 2024, वास्तविक रचना जी को सोचो 1 हु विल बी द विनर 2018, लव की घंटी 1 यू कांट डिसाइड व्हेन इट रिंग्स 2024, वास्तविक रचना लव की घंटी 1 यू कांट डिसाइड व्हेन इट रिंग्स 2024,
An Insignificant Dream Short Story 2023 वास्तविक रचना अदना सा ख्वाब लघु कथा 2019 You Are Mine Only Short Story 2023 वास्तविक रचना तुम मेरे हो लघु कथा 2019 दीपक की किताबों का तमिल में अनुवाद होना शुरू हो गया है। उनकलुक्कू तेरियुमा नानचुततल पर्री 2021 वास्तविक रचना क्या आप नशे के बारे में ये जानते हैं 2019 आप मेरी टीम के लेखन को भी पढ़ सकते हैं 11 Days of Feb सावन विश्वेदार द्वारा लिखित हिंदी काव्य संग्रह मैं कौन हूँ सत्य सरोज द्वारा लिखित हिंदी लघु उपन्यास अलख जगानी पड़ती है सावन विश्वेदार द्वारा लिखित हिंदी काव्य संग्रह धन्यवाद।